हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो रोज़ की तरह हम लोग फिर आज इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है और ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। इसमें काफ़ी वोकेबलरीज़ हैं, तो आप लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे इस एडिटोरियल से। आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें एक्चुअली स्टेट जो है ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को जो एक्वायर करती है, मतलब अधिग्रहण करती है, उसके बारे में ये एडिटोरियल है। और एससी सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट देने में इनकॉन्सिस्टेंसी रहती है, मतलब सही से एससी टाइम पे वर्डिक्ट फैसला नहीं देती है, उसके बारे में ये है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ए मैटर ऑफ ट्रस्ट। मैटर मतलब कि मुद्दा, बात। ठीक है, ट्रस्ट मतलब विश्वास, यानी ये बात है किस चीज़ की? विश्वास की। आजकल आप लोग जानते ही हैं कि आजकल क्या है कि आजकल का टाइम बहुत ख़राब है। आजकल किसी को किसी पे विश्वास नहीं होता है या कोई किसी पे विश्वास करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैसे विश्वास ऐसा नहीं है कि विश्वास होता नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरे पे विश्वास करते हैं, क्योंकि आज की जो दुनिया है ये ऐसी ही हो गई है। हर जगह हर तरफ कोई कुछ करता है, कोई कुछ, मतलब गलत तरह का काम किसी, तो इससे लोगों का विश्वास टूटता चला जाता है। और यही रीज़न है कि आजकल कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है, बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये है कि मैटर ऑफ ट्रस्ट। तो आगे क्या लिखा है? एससीज वैरिड वर्डिक्ट्स ऑन स्टेट एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैव बीन कन्फ्यूजिंग। एससी और एपोस्ट्रॉफी एस लगा है। एपोस्ट्रॉफी एस क्या करता है? रिलेशन को बताता है। का के की इसका मतलब होता है। तो एससी का जो वैरिड है, वैरिड मतलब अलग अलग, भिन्न। ठीक है, और वर्डिक्ट मतलब फैसला, ऑन मतलब पर, स्टेट मतलब राज्य, एक्विजिशन मतलब, एक्विजिशन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, ग्रहण कर लेना, तो अधिग्रहण। ठीक है, यहाँ पे ज़मीन की बात हो रही है, अधिग्रहण होगा, क्योंकि ज़मीन हम किसी से लेते हैं, खरीदते हैं, क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, तो उसको अधिग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, और हैव बीन का यूज है, हैव बीन प्लस V4 का यूज है। देखिए यहाँ पे हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये कि कौन से टेंस में आता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो ये उस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज करने वाला, भ्रमित करने वाला। ठीक है, तो एससी का जो अलग अलग फैसला रहा है निजी संपत्तियों के राज्य अधिग्रहण को लेकर, वो कैसा रहा है? भ्रामक रहा है, भ्रमित करने वाला रहा है। ठीक है, एंड पीपल आर सस्पिशियस ऑफ गवर्नमेंट। एंड मतलब और, पीपल मतलब लोग, आर मतलब हैं, सस्पिशियस मतलब संदेह, और सस्पिशियस के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे जो प्रीपोजिशंस होते हैं या वर्ड्स होते हैं, उनके साथ हमेशा एक ही प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, डेफिनिट प्रीपोजिशन का। तो ऐसे वर्ड्स को आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रीडिंग करते 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 खुद ही दिमाग में आने लगेगा। ठीक है, तो सस्पिशियस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो लोग क्या हैं कि सरकार पे संदेह कर रहे हैं, मतलब सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं है। लोगों को मतलब नहीं है, समझिएगा कि संदेह होता है लोगों को सरकार पे। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ को। मतलब ये तो इसका हेडलाइन था, अब पैराग्राफ देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर तो दबा लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मैं आगे रोज़ एडिटोरियल इसी तरीके से लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, चाहे नए नए तरीके जो मैं अपनाता रहता हूँ ताकि आप लोग इंग्लिश सीख सकें, तो उसके लिए मैं इसी तरीके से नए नए तरीके अपनाता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 जज बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट आर इनफ्रीक्वेंट। ठीक है, 9 जज बेंच का मतलब आप समझ ही रहे हैं, 9 जज जो एक साथ बैठती हैं किसी फैसले को सुनाने, मतलब जो भी जज लोग एक साथ बैठते हैं उनको बेंच कहा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, इन मतलब में, आर मतलब हैं, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट का मतलब
एक होता है फ्रिक्वेंट, आप जानते होंगे, इस वर्ड से आप पकड़ेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं इस काम को बहुत ही फ्रिक्वेंटली कर लेता हूँ, इसका मतलब क्या, बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ, दक्षता के साथ कर लेता हूँ, जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इनफ्रिक्वेंट है, यानी फ्रिक्वेंट का बिल्कुल उल्टा। उल्टा क्या होगा कि इनफ्रिक्वेंट यानी सही से नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। असंगत, बेमेल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं असामान्य, ठीक है। तो 9 जज बेंच, सुप्रीम कोर्ट में जो 9 जज की बेंच है वो कैसी रही है, असामान्य है। असामान्य है का मतलब कि काम को उस तरीके से नहीं कर की है जिस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। बट व्हेन दे आर फॉर्म्ड एंड रीच ए डिसीजन इट शुड सेटल सब्सटेंटिव क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ठीक है। बट मतलब लेकिन, बट क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। व्हेन मतलब जब, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, फॉर्म्ड मतलब फॉर्म मतलब बनाया जाना, ठीक है। तो आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। जब कभी भी एक्सिलरी वर्ब के पास बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो कौन से टेंस मतलब किस वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। एंड रीच ए डिसीजन, एंड फिर कंजंक्शन है, और रीच ए डिसीजन, और रीच मतलब पहुंचना, डिसीजन मतलब निर्णय, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस जुड़े हुए हैं, दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, एक तो दे आर फॉर्म्ड और एक दे रीच ए डिसीजन, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और सेंटेंस है कॉमा दे करके, इट शुड सेटल सब्सटेंटिव क्वेश्चंस ऑफ लॉ। इट मतलब इसे, शुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए, सेटल मतलब सेटल कर देना, ठीक है, सेटल मतलब समाधान कर देना, ठीक है। सब्सटेंटिव मतलब होता है मौलिक, मूल, ठीक है। मूल का मतलब समझ रहे हैं ना कि जो बिल्कुल बेसिक हो। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, और लॉ मतलब कानून, ठीक है। लेकिन जब उनका निर्माण किया गया था, वे निर्मित हुए थे ऐसा नहीं बोलेंगे, उनका निर्माण किया गया था, यानी उन्हें बनाया गया था। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं? जिसमें कोई काम ऑब्जेक्ट के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पे दे आर फॉर्म का मतलब वे बने थे नहीं, उनको बनाया गया, मतलब दे आर फॉर्म्ड मतलब वे बने हैं नहीं, उन्हें बनाया गया है, ठीक है। एंड दे रीच ए डिसीजन, और वे एक निर्णय पे पहुँचे, ठीक है। जब उनको बनाया गया, किसको? बेंच को, 9 जज बेंच को, और जब वो एक निर्णय पे पहुँचे, इट शुड सेटल सब्सटेंटिव क्वेश्चंस ऑफ लॉ, तो इसको क्या करना चाहिए था? जो कानून है उनके जो मौलिक जो क्वेश्चन है, सवाल हैं, उन्हें उनका समाधान करना चाहिए, ठीक है। According to the National Judicial Data Grid, there are 136 pending cases, main and connected matters for 9 judge bench। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है, अकॉर्डिंग के साथ भी हमेशा टू का यूज होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड, नेशनल जुडिशियल जो डेटा ग्रेड है उसके अनुसार क्या, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका यहाँ पे कुछ मतलब नहीं होगा। आर मतलब है, ए 136 पेंडिंग मतलब पेंडिंग मतलब समझ ही रहे हैं, जिसका कोई निर्णय नहीं आ पाया है, जो अभी भी वैसा का वैसा ही है। केसेज मतलब केस, मेन मतलब होता है मुख्य, और कनेक्टेड मतलब होता है इसी से जुड़ा हुआ, ठीक है। और मैटर मतलब मुद्दा, जो केस है वो, ठीक है। 4 मतलब के लिए, 9 जज बेंच मतलब 9 जज बेंच के लिए। तो कह रहा है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार अभी भी 136 पे ऐसे केसेज हैं 9 जज बेंच के लिए जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेंडिंग मतलब जिस पे कोई निर्णय नहीं आया है, ठीक है। One such bench began its work this week to settle an issue that's been है ना, यहाँ पे that's been है, तो यहाँ पे that's been, that has been का क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हैज को इस तरीके से सीधे अपोस्ट्रोफी दे करके भी लिखा जाता है, ठीक है। तो that has been a cause of confusion for over 4 decades, ठीक है। वन मतलब एक, सच मतलब ऐसा, बेंच मतलब बेंच, बिगैन यहाँ पे क्या है? बिगिन का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और बिगन का मतलब शुरू किया, ठीक है। बिगन क्या है? सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। इट्स मतलब अपना,
वर्क मतलब काम, ठीक है। दिस मतलब इस, वीक मतलब सप्ताह, ठीक है। सेटल मतलब समाधान करने के लिए, किसका, एन इशू का, एक मुद्दा जो है उसका। दैट हैज बीन, फिर यहाँ पे कौन सा टेंस आ गया, एक तो ये ऊपर सिंपल पास्ट टेंस था और ये अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। दैट हैज बीन जो रहा है, क्या, एक कारण, कॉज मतलब कारण, कन्फ्यूजन मतलब भ्रमित करने वाला, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला, फोर मतलब के लिए, और ओवर मतलब से ज़्यादा, और फोर मतलब चार, और डिकेड मतलब दशक, ठीक है। तो एक ऐसे बेंच ने अपना काम शुरू किया है इस सप्ताह, इस एक जो मुद्दा है उसको, उसका समाधान करने के लिए, जो कि क्या रहा है, 4 दशक से भी ज़्यादा तक ये एक कारण बना हुआ है कन्फ्यूज़न का, ठीक है, मतलब भ्रमित करने का कारण बना हुआ है, ठीक है। नॉट ऑलवेज इन हारमनी, नॉट ऑलवेज इन हारमनी, ठीक है। नॉट का मतलब नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, इन मतलब में, और हारमनी मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य, ठीक है, कि हमेशा सामंजस्य में यानी तालमेल में नहीं है, क्या नहीं है, यही जो कुछ भी नियम रूल रेगुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे किन चीज़ों की बात हो रही है, तो स्टेट एक्विजिशन का मतलब प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसका जो एक्विजिशन किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी लॉ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसी के बारे में इसने मतलब शॉर्ट में हेडिंग दे करके बता दिया कि ये हमेशा जो रूल रेगुलेशन है ये हारमनी में नहीं है, मतलब तालमेल में नहीं है, यानी जैसा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ लॉ ऐसे हैं जिससे जो लॉ किस लिए बनाए जाते हैं, रूल रेगुलेशन इसलिए बनाया जाता है जिससे किसी को फ़ायदा हो, वो डिसिप्लिन में रह पाए, ठीक है, लेकिन वो जैसा फैसला होना चाहिए था, ठीक है, वैसा नहीं हो पाया, तो क्या बोलेंगे कि वो हारमनी में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। दिस केस गिव्स ए सेंस ऑफ हाउ द इंटरसेक्शन ऑफ लॉज एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, ठीक है, ऑलवेज लीड टू क्लैरिटी। दिस मतलब यह, यानी केस मतलब केस, गिव्स है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। तो ये कौन से टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है, ठीक है। तो गिव मतलब देता है, एक सेंस मतलब एक भावना, हाउ मतलब कैसे, इंटरसेक्शन ऑफ लॉ एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, लॉज मतलब कानून होता है, जुडिशियल मतलब न्यायिक, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है समझना, ठीक है, व्याख्या, किसी चीज़ को आप डिटेल में बताते हैं तो उसको इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, या फिर किसी चीज़ को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उसको भी इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन मतलब होता है एक दूसरे का टकराव, ठीक है। और डज नॉट मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी डज नॉट का यूज़ किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। डज और डू का यूज निगेटिव में भी होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, और डू डज का यूज किसके साथ होता है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होता है तभी डज का यूज होता है, ठीक है। और डू का यूज बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डू का यूज होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा, लीड मतलब नेतृत्व करना, क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, ठीक है। तो कह रहा है कि ये केस एक सेंस देता है, एक भाव देता है, किस चीज़ का, कि कैसे कानून और जो न्यायिक व्याख्या है उसका जो टकराव होता है वो हमेशा स्पष्टता की ओर नहीं ले जाता है, यानी स्पष्टता नहीं देता है किसी चीज़ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के रूल रेगुलेशन की बात है तो उस पर स्पष्टता नहीं देता है, यानी उसके बारे में कुछ भी सही से नहीं बता पाता है। इट समटाइम्स लीड्स टू क्वेश्चन ओवर द इफिकेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। इट मतलब यह, ठीक है, इट मतलब तो वैसे यह होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी क्या है, इट का यूज भी एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किया जाता है, ठीक है। और समटाइम्स मतलब कभी कभी, लीड मतलब फिर यहाँ पे देखिए फिर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज है, लीड्स है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इट देयर ये सब, ही सी इट ये सब थर्ड पर्सन, या कोई नाउन सिंगुलर नाउन ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो इट मतलब यह, समटाइम्स मतलब कभी कभी, लीड मतलब नेतृत्व करता है, ले जाता है कहाँ पे, टू क्वेश्चन की तरफ, सवाल की तरफ,
ओवर किसके ऊपर, ओवर मतलब के ऊपर, किसके ऊपर, तो एफिकेसी मतलब इफिकेसी मतलब दक्षता, कुशलता, ठीक है। और किसकी कुशलता, तो ऑफ मतलब का, के की, तो यहाँ पे के होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संवैधानिक, और बेंच मतलब बेंच है उसके मतलब दक्षता पर। तो कह रहा है कि ये कभी कभी क्या करता है कि जो संवैधानिक जो बेंच है उनकी कुशलता, दक्षता के ऊपर सवाल को उठाता है, सवाल के की ओर ले जाता है, मतलब सवाल उठाता है, ठीक है। चलिए, द ओरिजिन गोज बैक टू 1977 व्हेन ए 7 जज बेंच interpreting Article 39B in a 4:3 decision concluded that privately owned resources did not fall within the scope of material resources of a community। ठीक है, बहुत ही लंबा सेंटेंस है, इसको फिर से हम लोग जैसे ऊपर से बिल्कुल तोड़ तोड़ कर पढ़ते आए हैं वैसे ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग ढंग से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है, उत्पत्ति, जहाँ से कोई चीज़ निकला हो, जहाँ पे जन्म हुआ हो, ठीक है। तो ओरिजिन उत्पत्ति, गोज फिर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। तो गोज मतलब जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बैक मतलब वापस, टू 1977 किधर, तो 1977 की तरफ। वेन मतलब जब, एक 7 जज के बेंच ने, ठीक है। इंटरप्रीटिंग, इंटरप्रीटिंग मतलब समझते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, किस चीज़ की, तो जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 39B उसकी। इन ए 4:3 डिसीजन, इन मतलब में 4:3 के फैसले में कंक्लूड करना, कंक्लूड करना मतलब निष्कर्ष निकालना, ठीक है। कंक्लूडेड मतलब निष्कर्ष निकाला, दैट मतलब कि, प्राइवेटली मतलब निजी रूप से, यहाँ पे प्राइवेटली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। निजी रूप से, ओन्ड, ओन्ड मतलब जो आप जिस पे आपका मालिकाना हक हो उसको ओन्ड बोलते हैं, ठीक है। रिसोर्स मतलब स्रोत, ठीक है। डिड नॉट फॉल मतलब नहीं गिरा, फॉल मतलब गिरना। डिड नॉट मतलब यहाँ पे डिड और प्लस नॉट है, किस में यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, सिंपल पास्ट के निगेटिव में यूज होता है डिड नॉट का, ठीक है। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था डू डज का यूज, वैसे ही यहाँ पे डिड का यूज होता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। और सिंपल पास्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ डिड है तो सारे के मतलब जो भी हैं सब्जेक्ट उन सभी के साथ डिड का ही यूज होता है, ठीक है। विद इन मतलब के अंदर, ठीक है। स्कोप मतलब होता है सीमा, ठीक है। ऑफ मतलब का की, मटेरियल मतलब भौतिक, रिसोर्सेज मतलब स्रोत, ऑफ मतलब का, कम्युनिटी मतलब सामुदायिक, सामुदायिक मतलब पब्लिक, ठीक है, जो सभी के काम आए, ठीक है। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो वापस 1970 में जाती है। गोज यहाँ पे है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है, ठीक है। जब एक 7 जज का बेंच इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 39B की व्याख्या करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, 4:3 मतलब समझ करके उस पर एक डिसीजन देते हैं, फैसला सुनाते हैं। 4:3 में फैसला आता है, यानी 4 लोग जज जो थे वो पक्ष में थे और 3 जो जज थे वो भी पक्ष में थे। तो जिसकी तो डिसीजन जो आता है वो जिसका मतलब ये संख्या नंबर ज़्यादा होता है उसमें, जैसे अगर पक्ष में 4 लोग हैं तो क्या होगा कि उसके पक्ष में फैसला आएगा। अगर उसके विरुद्ध 4 लोग होते और 3 मतलब पक्ष में होते तो फिर फैसला किधर जाता, निगेटिव की तरफ जाता है, यानी जिधर ज़्यादा होता। तो यहाँ पे 4-3 से क्या किया, फैसला सुनाया, कंक्लूडेड और निष्कर्ष निकाला। यहाँ पे कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना, और यहाँ पे कंक्लूडेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो निष्कर्ष निकाला कि प्राइवेटली मतलब निजी रूप से जो ऑन्ड रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, यानी जिन पे निजी जिन रिसोर्सेज पे, जिन स्रोतों पे निजी हक है, ठीक है, जिनके निजी मालिक हैं, वो डिड नॉट फॉल, वो नहीं गिरते हैं, मतलब नहीं आते हैं किसके दायरे में, तो स्कोप ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, यानी जो सामुदायिक, जो पब्लिकली यानी जो सार्वजनिक भौतिक स्रोत हैं उनके सीमा में नहीं आते हैं, उसके अंदर नहीं आते। डिड नॉट फॉल का मतलब क्या, नहीं गिरना, मतलब उसके अंदर नहीं आना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से इसको पूरे को कनेक्ट करके एक बार फिर से सही से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि जो उत्पत्ति है, वो ओरिजिन है, वो 1977 में वापस जाती है, जब एक 7 जज बेंच जो कि आर्टिकल 39B को बी के
को समझ करके और 4(3) से फैसला सुनाते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्राइवेटली जिन भी रिसोर्स पे प्राइवेट हक है, निजी हक है, वो क्या है कि पब्लिक यूज के सीमा के अंदर नहीं आता, यानी उसका कोई पब्लिक यूज नहीं कर सकता। जैसे आपकी संपत्ति है तो उसका यूज मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन 1983 F5 तो उन्होंने मतलब फैसला सुनाया था किन जज लोगों ने, ठीक है। इन 1983 F5 जज बेंच रियलाइड ऑन द माइनॉरिटी ओपिनियन टू इंटरप्रेट सम लॉज। कह रहा है कि 1983 में एक 5 जज के बेंच ने रिलाइड किया था, यानी भरोसा किया था। फिर यहाँ पे सिंपल पास्ट है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। रिलाई मतलब भरोसा करना, तो रिलाइड मतलब भरोसा किया था किस पे, माइनॉरिटी ओपिनियन पे। माइनॉरिटी मतलब जिन कम संख्या पे, और ओपिनियन मतलब विचार, ठीक है। इंटरप्रेट मतलब वही समझना, सम लॉज, सम मतलब कुछ और लॉज मतलब कानून। तो कह रहा है कि 1983 में 5 जज के बेंच ने जो अल्पमत आया था कुछ कानूनों को समझने के लिए, कुछ कानूनों के बारे में बताने के, कुछ मतलब कानूनों के बारे में फैसला देने के लिए, तो अल्पमत आया था, उस पर भरोसा किया था। दिस वाज अपहेल्ड बाय ए 9 जज बेंच इन 1997। दिस मतलब इसे, वाज मतलब था, अपहेल्ड मतलब बरकरार रखा गया था, ठीक है। बरकरार मतलब जारी रखा गया था। बाई मतलब किस के द्वारा, 9 जज बेंच के द्वारा 1997 में, यानी इसको 1997 में 9 जज बेंच के द्वारा बरकरार रखा गया था, ठीक है। जो भरोसा किया था, जो 5 जज के बेंच ने जो बातें बताई थी कि ये सही है, तो उसी को 9 जज बेंच ने जारी रखा था कि हाँ ये सही था, ठीक है। हाउएवर फिर भी in 2002 another bench wanted these inconsistent verdicts resolved, ठीक है। however मतलब फिर भी, और 2002 में एक दूसरा, another मतलब दूसरे बेंच जो थे जजों के, उन्होंने चाहा था, वांटेड मतलब वांट मतलब चाहना, वांटेड मतलब चाहा था। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। दीज मतलब इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत जो निर्णय है, फैसले हैं, वर्डिक्ट्स मतलब फैसले, रिजॉल्व मतलब कि इनका क्या किया जाए, समाधान किया जाए, इसको रिजॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। तो फिर भी 2002 में जो दूसरे बेंच हैं उन्होंने इन असंगत फैसलों को इन असंगत फैसलों को सुलझाए जाने के लिए मतलब सुलझाया जाए, ये उन्होंने चाहा था, ठीक है। ओवर 2 decades later SC हैज़ गॉट डाउन इट। ओवर मतलब के बाद, 2 decades मतलब 2 दशक, लेटर मतलब के बाद होता है, तो कहने का मतलब है कि 2 दशक पूरा हो जाने के बाद SC हैज़ गॉट डाउन, यहाँ पे हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, गेट फर्स्ट फॉर्म होता है और गॉट सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। तो है SC जो है क्या हुआ है, गॉट डाउन हो गया, यानी इस पे उतर गया है, ठीक है। जो ये किस चीज़ पे उतर गया है कि जो इनकंसिस्टेंट यानी असंगत जो ये है फैसले हैं, जो कि कोई फैसला मतलब कोई भी फैसला किसी एक चीज़ के बारे मतलब किसी एक चीज़ के बारे में अलग अलग फैसले हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट वर्डिक्ट। तो ठीक है, तो SC इस बात पे उतर गया है कि जो इनकंसिस्टेंट फैसले हैं उसका समाधान किया जाए, उसको मतलब सुलझाया जाए, ठीक है। तो अब इस पैराग्राफ को मैं काफ़ी इसमें एक एक चीज़ को तोड़कर मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 21-22 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली पढ़ता जाऊंगा, आप लोग और मीनिंग सारे की बताऊंगा, लेकिन जितना डिटेल में ऊपर बताया है बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग, रूल ग्रामर में कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। करेंट केस, करेंट मतलब अभी का केस। महाराष्ट्र इन 1986 पास्ड ए लॉ दैट अलाउड ए स्टेट बॉडी टू एक्वायर सर्टेन प्रॉपर्टीज फॉर रीस्टोरेशन इफ 70% ऑफ ओनर्स कंसेंटेड, ठीक है। महाराष्ट्र 1986 में महाराष्ट्र ने पास किया एक कानून, ठीक है, जिसने अनुमति दी, अलाउ मतलब अनुमति देना, किसको, स्टेट बॉडी को, स्टेट मतलब राज्य और बॉडी मतलब निकाय, राज्य निकाय को क्या करने के लिए, तो एक्वायर मतलब बताया अधिग्रहण करने के लिए, सर्टेन मतलब होता है कुछ, निश्चित, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, तो कुछ निश्चित जो संपत्तियां हैं उसके लिए
अनुमति दी, किस चीज़ के लिए, तो रीस्टोरेशन के लिए, ताकि उसको रीस्टोर किया जाए, ठीक है। रीस्टोर करना मतलब पुनर्निर्माण किया जाए। अगर इफ़ मतलब अगर 70% जो मालिक हैं वो कंसेंट हो, कंसेंट मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है कि उनकी सहमति हो, ठीक है। कंसेंट मतलब होता है सहमति देना, ठीक है। तो 1986 में महाराष्ट्र ने एक कानून पास किया जिसने राज्य निकाय को जो निश्चित प्रॉपर्टी है रीस्टोरेशन के लिए पुनर्निर्माण के लिए उसके अधिग्रहण की अनुमति दी, अगर 70% जो मालिक हैं वो इस बात पे सहमत हो जाएं तो। दिस लॉ स्टेटेड दैट इट एम्ड टू फुलफिल द प्रिंसिपल्स एडवोकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 39B। कह रहा है कि इस कानून ने ये बताया, स्टेट मतलब बताना, ठीक है, कहना, ठीक है, कि इट एम्ड टू फुलफिल, इसका जो एम था, इसका जो उद्देश्य था, किस चीज़ इस कानून का वो क्या उद्देश्य था, फुलफिल करना यानी पूरा करना। किसको पूरा करना, तो सिद्धांतों को। कौन, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, कौन से सिद्धांतों को, तो एडवोकेटेड, जिसका समर्थन किया जाता है। एडवोकेट मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। एडवोकेट एक तो वकील होते हैं, ठीक है, उस वर्ड से समझिए यहाँ पे। तो एडवोकेट वकील होते हैं, तो वकील का मेन काम क्या होता है कि जो उनके मुवक्किल होते हैं उनके पक्ष में बोलना, ठीक है, मतलब उनको बचाना, यानी किसी चीज़ के किसी के पक्ष में आप बोल रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वकील तो होगा नहीं, एडवोकेट का मतलब, तो यहाँ पे क्या होगा, समर्थन करना, ठीक है। तो फुलफिल, तो जिसका एम था यानी उद्देश्य था क्या करना, पूरा करना उन सिद्धांतों को जिसका कि समर्थन किया जाता है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आर्टिकल 39B के द्वारा, ठीक है। A body representing property owners challenged it but there was no result। कह रहा है कि एक बॉडी, एक निकाय रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था किसका, प्रॉपर्टी ओनर्स का, मतलब ज़मीन के मालिकों का, मतलब जो भी संपत्ति थे उनके मालिकों का, मतलब बॉडी बनाई गई थी, एक बॉडी बना दी गई थी जो जिनके अंदर सारे जो प्रॉपर्टी ओनर थे वो रजिस्टर्ड थे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बॉडी जो कि प्रतिनिधित्व कर रहा था इन संपत्ति के मालिकों का, इसने चैलेंज किया, इसको चैलेंज किया मतलब इसको चैलेंज करना मतलब इसका मतलब विरोध करना, ठीक है, चैलेंज किया इसको कि लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आया, ठीक है, इसका देयर वाज नो रिजल्ट, इसका कोई परिणाम नहीं मिला। In 2019, this law was amended again to make time-bound redevelopment mandatory, failing which the state could take over the property। कह रहा है 2019 में इस कानून को में मतलब सुधार लाया गया, ठीक है। अमेंड करना मतलब सुधार लाना, सुधार लाया गया अगेन मतलब दोबारा से, क्या करने के लिए, तो टाइम बाउंड यानी समय के अंदर रीडेवलपमेंट को मैंडेटरी करने के लिए। मैंडेटरी मतलब जरूरी, रीडेवलपमेंट मतलब पुनर्निर्माण, ठीक है। फेलिंग जिसमें फेल होने पर फेलिंग विच द स्टेट को टेक ओवर द प्रॉपर्टी, स्टेट क्या कर सकता था, तो उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकता था, मतलब उसे अपने अंदर ले सकता था, ठीक है। तो 2019 में इस कानून को दोबारा से इसमें सुधार किया गया, और ताकि क्या करने के लिए, तो समय सीमा के अंदर रीडेवलपमेंट को, पुनर्निर्माण को जरूरी बनाने के लिए, जिसमें फेल होने पर क्या होगा, स्टेट उस संपत्ति को क्या करेगा, अपने अधिकार में ले लेगा, ठीक है, ले सकता था। कुड है तो कुड का मतलब होता है सिंपल, कुड का यूज पास्ट में होता है एबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है। तो राज्य क्या कर सकता था, उसको प्रॉपर्टी को अपने अंदर ले सकता था, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अभी तो दो पैराग्राफ और बचा हुआ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है और रात भी हो गई, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़। तो चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है।